हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग हमारी पृथ्वी के अंदर अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है निरंतर गतिशील है, यानी हमारी पृथ्वी के आंतरिक और इसके बाह्य भाग में निरंतर गतियां हो रही हैं। तो आज हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्याज से कंपेयर किया गया है। जैसे प्याज के अंदर प्याज को काटने पर हमें कई सारी लेयर्स देखने को मिलती हैं, ठीक वैसे ही पृथ्वी के अंदर भी कई सारी लेयर्स या फिर परतें होती हैं। पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये 6378 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी के केंद्र से लेकर इसकी परिधि के बीच की जो दूरी है वो त्रिज्या कही जाती है। और ये त्रिज्या जो है 6378 किलोमीटर है। देखिए आपकी एनसीईआरटी वाली किताब में इसकी जो लंबाई है वो 6371 किलोमीटर लिखी हुई है, जो कि गलत है। अभी वर्तमान में जो नवीनतम आंकड़े आए हैं उनके अकॉर्डिंग पृथ्वी की जो त्रिज्या की लंबाई है वो 6378 किलोमीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत की। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है ये परपटी या फिर क्रस्ट बोली जाती है, जो कि सबसे ऊपरी परत है और सबसे पतली परत भी है। परपट्टी के दो पार्ट हैं, एक तो महाद्वीप वाला पार्ट है और दूसरा महासागर वाला पार्ट है। तो महाद्वीपीय संहति में परपट्टी की जो औसत मोटाई है वो 35 किलोमीटर के लगभग है। वहीं जो समुद्री सतह है, समुद्री सतह में परपट्टी की जो औसत मोटाई है वो केवल 5 किलोमीटर तक है। जो परपट्टी का जो महाद्वीपीय खंड है ये मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना हुआ है, इसी वजह से इसको जो है सेल कहा जाता है। वहीं जो महासागर वाली परपट्टी है ये मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे शॉर्ट में सिमे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, यानी पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का केवल 1% हिस्सा जो है पृथ्वी की परपट्टी है। इसके बाद आ जाती है मेंटल। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मेंटल है। तो पृथ्वी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। और मेंटल जो है पृथ्वी के आयतन का केवल 84% है, यानी सबसे ज्यादा भाग मेंटल का पृथ्वी के आयतन में है। तो देखिए यहाँ पर जो 2900 किलोमीटर काउंट किए गए हैं वो यहां से लेकर काउंट किए गए हैं। ध्यान देना, ये वाले हिस्से से यहां से लेकर यहां तक ये 2900 किलोमीटर काउंट किए गए हैं। परपट्टी से काउंट नहीं किए गए हैं। जहां पे परपट्टी की सीमा एंड हो रही है वहां से जो है मेंटल की काउंटिंग की गई है। तो परपट्टी की सीमा यहां पे एंड हो रही है, तो यहां से मेंटल काउंट किया गया है कि यहां से लेकर यहां तक जो मेंटल की जो गहराई है वो लगभग 2900 किलोमीटर के करीब है। इसके बाद है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, जिसको क्रोड कहा जाता है, क्रोड या फिर कोर कहा जाता है। तो ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है और इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। देखिए जैसा मैं स्पष्ट कर दूं, ये भी हम वहां से काउंट करेंगे जहां पर मेंटल एंड हो रही होगी। तो मेंटल यहां पे एंड हो रही है, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी जो त्रिज्या है लगभग 3500 किलोमीटर है। जो क्रोड है ये मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है, इसी वजह से इसे शॉर्ट में निफे कहा जाता है। देखिए केंद्रीय क्रोड का जो तापमान है ये काफी ज्यादा उच्च होता है, तापमान और दाब काफी ज्यादा उच्च होता है। पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का केवल 15% हिस्सा जो है ये क्रोड है। देखिए यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 15% जो है क्रोड है, मेंटल जो है 84% है और जो क्रस्ट है या परपट्टी है वो 1% है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ये वाला जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं ये अध्याय हम फिर से क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है, क्योंकि हमें क्लास में ये अध्याय दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पर हम उच्च स्तर पर पढ़ेंगे और वहां पर हम जितनी भी अतिरिक्त जानकारी है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी हमने केवल जो किताब में आपकी जानकारी दी हुई थी वही इस चैप्टर में रखी है। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि लोगों ने कोशिश भी की है कि कैसे भी करके पृथ्वी के जो क्रोड है वहां तक पहुंचा जाए, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक सतहों में प्रवेदन करते जाते हैं, ड्रिलिंग करते जाते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी की आंतरिक सतहों में तापमान बढ़ता जाता है। इसी वजह से हम लोग खुदाई नहीं कर सकते हैं। तो विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। इसके अलावा रसिया में एक छेद खोदने की कोशिश भी की गई थी, एक होल करने की कोशिश भी की गई थी कोला क्षेत्र में, लेकिन वो भी नाकाम रहे। 10-12 किलोमीटर की खुदाई के बाद उन्हें खुदाई रोकनी पड़ी, क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक परतों में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। इसी वजह से हम कोई भी अब तक क्रोड तक नहीं पहुंच पाया है। अब है सेल एवं खनिज। देखिए यहां पर पृथ्वी की परपट्टी की संरचना के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी की परपट्टी कैसे बनी है। तो पृथ्वी की जो परपट्टी है ये अनेक प्रकार के सेलों से मिलकर बनी है। तो पृथ्वी की परपट्टी को बनाने वाले खनिज पदार्थ इनके किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल या फिर रॉक कहते हैं। रॉक या फिर सेल जो है ये विभिन्न रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं, यानी हमारी परपट्टी जो है विभिन्न प्रकार के सेलों से मिलकर बनी है।
मुख्य रूप से सेलें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आग्नेय सेल। आग्नेय सेल को इग्नियस रॉक भी कहा जाता है। इग्नियस का अर्थ होता है अग्नि। देखिए, इग्नियस जो है लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है अग्नि, यानी ऐसी चट्टानें जो कि आग से बनती हों। फिर इसके बाद आ जाते हैं अवसादी सेल। ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ये आ जाते हैं, और लैटिन शब्द सेंडिमेंटम से सेडिमेंट्री बना हुआ है, इसका अर्थ होता है स्थिर। अगला है कायांत्रित सेल। कायांत्रित को जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। मेटामॉर्फिक जो है एक ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो बारी बारी से हम तीनों के बारे में देख लेते हैं कि आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांत्रित सेल कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय सेल की। यहां पे बताया गया है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार के सेल जो बनते हैं उनको आग्नेय सेल कहा जाता है। यानी आग्नेय सेलों का निर्माण जो है ये मैग्मा से होता है। देखिए, जब मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर से निकलकर परपट्टी पे आ जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। हम जब भूकंप या फिर अन्य जो चीजें हैं, भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह जो हैं, उनके बारे में जब विस्तार में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मैग्मा, लावा या पृथ्वी के अंदर मैग्मा कहाँ पर होता है, पृथ्वी की कौन सा हिस्सा अंदर का ठोस है, ये सब विस्तार में बताएंगे। चूंकि क्लास 7th में अगर हम बताएंगे तो क्लास 11th में आपको पढ़ने में दोबारा मजा नहीं आएगा, इसलिए ये सब चीजें हम यहाँ डिटेल में नहीं बता रहे हैं। तो इतना आप जान लीजिए, पृथ्वी के अंदर जब तरल अवस्था में होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही मैग्मा जो है पृथ्वी के बाहर आने लगता है, सतह पर आने लगता है, तो अब इसको लावा कहा जाता है। तो जब द्रवित मैग्मा जो है ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार से जो सेल बनेंगे इससे, वो आग्नेय सेल कहलाते हैं। देखिए, आग्नेय सेलों को जो है प्राथमिक सेल या फिर प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। आग्नेय सेल जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो है बहिर्वेदी सेल यानी एक्सट्रूसिव रॉक्स। जब द्रवित लावा जो है पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर ठोस बन जाता है, यानी जब धरती के अंदर से लावा मैग्मा का उद्भेदन होता है और लावा जो है धरती की सतह पर आकर ठंडा होकर जम जाता है, तो परपट्टी पर इस प्रकार के जो सेल बनते हैं उनको बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। जो बहिर्वेदी आग्नेय सेल होते हैं इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है, जैसे कि बेसाल्ट चट्टानें। तो हमारा जो दक्कन का पठार है वो पूरा का पूरा बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है। इसके बाद है यहां पर अंतर्वेदी सेल यानी इंट्रूसिव रॉक्स। जब द्रवित मैग्मा कभी कभी परपट्टी तक नहीं पहुंच पाता है और अंदर ही अंदर जो पृथ्वी के अंदर दरारें हैं, उन्हीं दरारों में ठंडा हो जाता है, तो इन दरारों में जो सेल बनती हैं उनको अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। देखिए, यहां बताया गया है कि धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, और ग्रेनाइट जो है ऐसे ही सेल का उदाहरण है। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो बाहर की सतह पर आकर जो लावा ठंडा होता है उससे जो चट्टानें बनती हैं उनका जो दाने होते हैं वो बारीक होते हैं, यानी उनकी संरचना वाले जो उनके अंदर महीन दाने होते हैं उनमें, जबकि जो पृथ्वी के अंदर दरारों में जो मैग्मा ठंडा होता है उससे जो सेलें तैयार होती हैं, यानी कि अंतर्वेदी जो आग्नेय सेल तैयार होती है वो बड़े दानों वाली होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लेई या फिर मसाला या फिर दानों का चूड़ बनाने के लिए हम जिन अपघर्षण पत्रों का उपयोग करते हैं वो ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अवसादी सेल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं ये लुढ़क कर, चटक कर या फिर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती हैं। तो इन छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है, और ये अवसाद जो हैं ये हवा के जरिए, जल के जरिए या फिर अन्य जो माध्यम है उनके जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर पहुंच जाते हैं, और कहीं कहीं पर ये जमा हो जाते हैं। जब लंबे समय तक वहां पर जमा हो जाते हैं तो वहां पर दबाव की वजह से वहां पर ये कठोर होकर सेल की परत के रूप में जम जाते हैं, और इस प्रकार की जो सेलें तैयार होती हैं उनको हम अवसादी सेल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर जो है रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं इनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है, कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सी चट्टान है जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब जीवित जीवों के अंश, जो जीव जो कि अभी वर्तमान में जीवित नहीं है लेकिन कभी जीवित हुआ करते थे, तो उनके अंश इन अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। इसके बाद है कायांत्रित सेल यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए, जब आग्नेय और अवसादी सेल ये जब उच्च ताप और दाब में होती हैं तो ये कायांत्रित हो जाती हैं, और ये कायांत्रित होकर कायांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। जैसे चिकनी मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी को अगर उच्च ताप और दाब दिया जाएगा तो स्लेट में, चूना पत्थर जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो संगमरमर और स्लेट जो है यहाँ पर कायांत्रित सेलों के उदाहरण हैं। अब देखिए, यहाँ पर सेल चक्र समझाया गया है, रॉक साइकिल। पृथ्वी पर मौजूद जो सेलें हैं क्या वो नष्ट होती हैं? तो वो नष्ट नहीं होती हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित होती रहती हैं और पुनः उनका रिसाइकिल होता रहता है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल
चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं और एक सेल के दूसरे सेल में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उसे सेल चक्र कहा जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होता है तो उससे आग्नेय सेल बनती हैं और जब आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और उनके अवसाद बन जाते हैं तो उन अवसादों को जल या फिर हवा के जरिए वो अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और लंबे समय तक जमे रहने की वजह से, दबाव की वजह से वो फिर से जो है अवसादी सेलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ताप और दाब की वजह से वो आग्नेय या फिर अवसादी सेल जो है कायांतर सेल में बदल जाते हैं और अत्यधिक ताप और दाब की वजह से जो कायांतर सेल होते हैं ये पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं और ये द्रवित मैग्मा जो है फिर से ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो एक चक्र चलता रहता है। जैसे यहाँ बताया भी गया है, जैसे दिखाया भी गया है कि आग्नेय सेल कैसे बन रही है, मैग्मा से बन रही है और जब आग्नेय सेल टूट फूट रहे हैं तो अवसादी सेल बन रहे हैं। जब आग्नेय और अवसादी ये इन दोनों पर ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ रहा है तब ये किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, कायांतर सेल में। जब कायांतर सेल पर भी बहुत ज़्यादा ताप और दाब पड़ रहा है तो ये फिर से तरल मैग्मा में कन्वर्ट हो जा रहा है और मैग्मा फिर से ठंडा होकर आग्नेय सेल बना रहा है। तो एक चक्र चलता जा रहा है। तो इसी वजह से इस चक्र को जो है, इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहा गया है। देखिए, सेलें जो होती हैं ये विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं और खनिज जो है ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। उनसे मिलकर आपकी सेल बनती हैं। कुछ खनिज का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ये आपके ऐसे कुछ खनिज हैं जिनका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर भी होता है। जीवाश्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सेलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उनको जीवाश्म कहा जाता है। जैसा कि मैं फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि हमें यह अध्याय जो है क्लास 11 में फिर से पढ़ना पड़ेगा और वहां पर हम इसको और ज़्यादा विस्तार में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके अलावा देखिए, आप लोगों को अब इस अध्याय से संबंधित कोई नए नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आप जो नोट्स परचेज करेंगे वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स होंगे, साथ ही साथ उनमें टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, जिससे कि आप अभ्यास प्रश्नों का भी अभ्यास उसमें कर पाएंगे। इसके अलावा इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्नों वाला वीडियो है उसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है। आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपने यहाँ पर जो भी कुछ सीखा है उसको आप रिवाइज कर पाएं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।